नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। समास का भाग 2 दोबारा आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। शेष भाग जो था वो आज हम करेंगे। समास में जब हम पढ़ रहे थे तो 3 समास हमने पहले पढ़ लिए थे। चौथा भाग जो है, चौथा समास का जो भेद है तत्पुरुष समास, इस समास को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का अर्थ, तत्पुरुष का अर्थ जो है उसका आदमी होता है। जिस समास का प्रथम पद गौण होता है, जिस समास में प्रथम पद गौण हो और द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास की विभक्ति का लिंग वचन द्वितीय शब्द के कारण ही परिवर्तित होता है। द्वितीय शब्द द्वितीय पद के कारण ही उसका परिवर्तित होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसके 6 भेद होते हैं। कारक विभक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं इनको। कर्ता एवं संबोधन कारक को छोड़ करके देखेंगे कि कारक के 8 भेद होते हैं। 8 में से पहला कर्ता कारक को छोड़ देते हैं और 8वां संबोधन को छोड़ देते हैं। बाकी जो बच जाते हैं 6, उन 6 कारकों को तत्पुरुष के नाम के साथ जोड़ करके उनकी विभक्तियों के अनुरूप हम उस समास का नाम दे देते हैं। यथा, जैसे हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास को हम किस प्रकार से विभाजित करेंगे। सबसे पहला करेंगे कर्म तत्पुरुष समास, कारण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब जैसा कि कारकों में उनकी विभक्तियों का लोप हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी उनकी विभक्तियों के अनुरूप उनका नाम आएगा। जिस कारक की विभक्ति आएगी उसी कारक का नाम तत्पुरुष समास के साथ जुड़ करके आ जाएगा। जैसे को विभक्ति चिन्ह का लोप मिलेगा तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। से या के द्वारा साधन के रूप में आएगा तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। के लिए विभक्ति आ जाएगी तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। से अलग होने के लिए अगर कोई विभक्ति आती है तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। का, के, की, रा, रे, री, इस तरह की विभक्ति चिन्ह आने से संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। और में तथा पर विभक्ति चिन्ह आने पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आइए अगला जो है कर्म तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कर्म तत्पुरुष कर्म की समास कर्म कारक की विभक्ति को है, तो कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति को हम को के रूप में ले लेते हैं। इस समास में दोनों पदों के बीच को विभक्ति का लोप रहता है। जब शब्द का विग्रह हम करेंगे, शब्द को जब तोड़ेंगे तो हमें को विभक्ति अगर दिखाई देती है तो वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे वन गमन शब्द आया हुआ है, उसको हम खोलेंगे तोड़ेंगे तो क्या है, वन को गमन करने वाला। तो वन को गमन करने वाला को विभक्ति आने से कर्म तत्पुरुष समास हुआ। ठीक उसी प्रकार से चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, तो को विभक्ति चिन्ह आया, अतः ये कर्म तत्पुरुष हुआ। ठीक उसी प्रकार से मनोहर, मन को हरने वाला, तो यहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष समास हुआ। इससे अगला करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास में जैसे कि करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा है, तो इस समास में दोनों पदों के बीच से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप आपको दिखाई देगा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित, हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो हाथ के द्वारा लिखित, हाथ से लिखित भी हम कर सकते हैं। अगला है वाग युद्ध। तो वाग युद्ध में वाग मतलब वाणी, वाग मतलब वाणी, वाणी से युद्ध, से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह आने से ये करण तत्पुरुष हुआ। इससे अगला जो है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसको पढ़ेंगे। इस समास में दोनों पदों के बीच के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हमें दिखाई देगा। अगर के लिए विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखेंगे रसोई के लिए घर, रसोई घर, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो इस प्रकार के जो है शब्द हमें संप्रदान तत्पुरुष समास में दिखाई देंगे। इसके बाद अगला जो है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में जैसा कि उसकी विभक्ति से अलग होना होता है, ठीक वही यहाँ देखेंगे। इस समास में दोनों पदों के बीच से विभक्ति का लोप होगा, से विभक्ति का लोप मिलेगा। यथा ऋण मुक्त,
ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से अलग होना, निकाला जाना, तो अलग होने का भाव यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अपादान, रसहीन, रस से हीन, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अपादान पुरुष से तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप रहता है, जो अलगाव को लेकर के आया था। अगला देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के बीच का, के, की, रा, रे, री इन विभक्तियों का लोप हमें दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे रामचरित्र, राम का चरित्र का, राजकुमारी, राज की कुमारी, आम रस, आम का रस। इस प्रकार हम देखेंगे का, के, की या रा, रे, री आते हैं तो संबंध तत्पुरुष समास हुआ। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में इस समास में दोनों पदों के बीच में और पर विभक्ति का लोप हमें दिखाई देगा। जैसे जीव दया, जीवों पर दया, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, वनवास, वन में वास। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अधिकरण तत्पुरुष समास में जो है में और पर विभक्ति का लोप हमें दिखाई देगा। ये था हमारा समास, तत्पुरुष समास के जो थे 6 भेद जो कारकों की विभक्तियों पर आधारित रहते हैं। अब अगला समास जो है वो कर्मधारीय समास को लेंगे हम, और कर्मधारीय समास 5वें रूप में मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो 5वां भेद, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी बताया था कि मुख्य रूप से जो है समास 4 भेद होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के 2 और भेद हमने किए थे, या 2 भेद और होते हैं, कर्मधारीय समास और द्विगु समास। एक नए समास भी एक ज़्यादा प्रचलन में है, आज उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो 5वें रूप में मैं ले रहा हूँ कर्मधारीय समास। इस समास में क्या दिया गया है? जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारीय समास कहा जाता है। इस समास का विग्रह करने पर है जो का प्रयोग हमें दिखाई देगा। थोड़ा सा इसको और वृहद रूप में हम देखेंगे, थोड़ा और विस्तृत रूप में देखेंगे। कर्मधारीय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। ये बात आपको पहले क्लियर कर चुके हैं, आपके सामने की जा चुकी है। और इसका भी अंतिम पद जिसको उत्तर पद के नाम से जाना जाता है, प्रधान होता है। जिस समासिक शब्द का एक पद विशेषण हो या विशेष्य हो, ये विशेषण और विशेष्य, विशेषण में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा पद विशेष्य या विशेषण अथवा एक पद उपमान और उपमेय होता है, उसे कर्मधारीय समास कहा जाता है। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक आज करेंगे, उस ट्रिक के माध्यम से बड़े सरल तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अंत में मैं जो है ट्रिक दूंगा आपको, जो आशा भी रखूँगा कि आपको पसंद आएगी, सटीक आपको मिलेगी। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, जो अभी किया है, जो है जो इसका प्रयोग आपको दिखाई देगा। तो नीली है जो गाय, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, नील कमल, नीला है जो कमल। तो हमने देखा कर्मधारीय समास में है जो है ये आपको वहाँ जोड़ना है, लगाना है, या लगा हुआ हो तो उसको निकालना है। अंतिम समास का जो भेद है वो हम पढ़ेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और संपूर्ण समुदाय या समूह का बोध करवाता हो, संपूर्ण पद समुदाय का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। इस समास का विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग होता है। समूह या समाहार, जैसे हम देखेंगे कि नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार या समूह, सप्ताह 7 दिनों का समाहार या समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, द्विगु। तो द्विगु में 2 गायों का समूह है। ये परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको जरूर आप विशेष रूप से देख लेंगे कि द्विगु में कौन सा समास है। तो ये शब्द के लिए कंफ्यूज रह जाता है। तो द्विगु अपने आप में समास है तो क्या है? तो द्विगु का मतलब होता है द्वि मानी 2, गु मतलब गायों का समूह, 2 गायों का समूह। हमने 6 समास के भेद पढ़े। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक छोटी सी ट्रिक आपको एक छोटे छोटे रूप में देना चाहूँगा, वो जरूर आपको पसंद आएगी।
कोशिश करते हैं। देखें, मैं ये ट्रिक जो है बिल्कुल हल्के रूप में लूँगा, जो सबको पसंद आए, सबके लिए सरल और सुलभ हो। तो देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था अव्ययी भाव, और मैं इस ट्रिक को कोई व्याकरणीय तरीके से न लेकर के सीखने के तरीके से ले रहा हूँ, जो शायद नियमों में बंधी हुई ना हो। अव्ययी भाव को शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो अ जमा व्यय जमा भाव, तो हम इसकी यही परिभाषा कर लेते हैं। अ मतलब हमेशा नहीं का भाव देता है, व्यय मतलब खर्च का भाव आता है, और भाव है वे शब्द जो अपना रूप खर्च नहीं करते, अपना रूप खर्च नहीं करते, वे अव्ययी भाव के होते हैं। अब रूप खर्च कौन से नहीं करते? एक तो जो है अव्यय जो शब्द होते हैं वो अपना रूप नहीं खर्च करते, और उपसर्ग ये अपने रूप को कभी नहीं बदलते। खर्च करने से मतलब है रूप को नहीं बदलते। तो अव्यय और उपसर्ग लगे हुए जितने भी शब्द होंगे वो अव्ययी भाव समास के होंगे। और दूसरा इसमें ये कर लेते हैं, जहाँ संज्ञाओं की पुनरावृत्ति हो, संज्ञाओं की पुनरावृत्ति जहाँ मिलेगी वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास ही होगा। अब जैसे देखेंगे यथा, तथा, प्रति, इस तरह के जो आपको शब्द मिलेंगे, इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो सारे के सारे अव्ययी भाव समास के होंगे। और घर घर, चल चल, पल पल, इस तरह के माने संज्ञाओं की पुनरावृत्ति जहाँ दिखाई देगी अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा हम लेते हैं, मैं उसी ऐसे ही ले रहा हूँ एक के बाद एक। जैसे दूसरा लिया अपने द्विगु। अब द्विगु शब्द को हम तोड़ें तो द्वि जमा गु। अब द्वि मतलब यहाँ क्या है? संख्यावाचक है। द्वि क्या है? संख्या है, तो ये संख्यावाचक हुआ। और गु अभी देखा था आपने गाय या किसी चीज़ का नाम है, तो ये क्या होगी? संज्ञा। तो यहाँ देखा हमने, यही इसकी परिभाषा बन जाती है कि पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा जहाँ आ जाए वहाँ द्विगु समास होगा। तीसरा हम लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के लिए हम क्या करेंगे? द्वंद्व का मतलब क्या होता है? युद्ध या लड़ाई। तो लड़ाई हमेशा बराबर वाले में होती है, लड़ाई हमेशा बराबर वाले में होती है। तो यहाँ देखा हमने कि बराबर वालों में जब लड़ाई होगी तो उसी रूप में हम कह देंगे। जब बराबर हैं तो क्या कहा? दोनों पद बराबर हों, दोनों पद बराबर हों, तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में क्या देखा? द्वंद्व शब्द को हम लेंगे तो द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध कहाँ होता है? बराबर में। अगर एक तरफ 10 आदमी और एक तरफ एक आदमी तो लड़ाई हो ही नहीं सकती इनमें। मतलब एक तरफ एक, एक तरफ एक, एक तरफ 5, एक तरफ 5, तो इनमें लड़ाई होगी। तो इसका मतलब दोनों ही पद प्रधान हो या दोनों ही पद गौण हो तो भी द्वंद्व समास होगा, लेकिन गौण शब्दों को हिंदी नहीं मानती है। अगला हम लेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो इसके लिए जैसा कि नाम दिया हुआ है, जिसने अपना कर्म धारण कर रखा हो। तो कर्म धारण से मतलब क्या हुआ भाई? वह सुरूप है, वो कुरूप है, सूर्यमुखी है, चंद्रमुखी है, कैसा है? जिसने अपना रूप धारण कर लिया, वो सुंदर है, वो कैसा है? माने जिसने अपना रूप धारण कर लिया हो वो कर्मधारय समास होगा। और अगला जो पांचवा है वो लेंगे बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या दिया अपन ने कि जिसमें ना पहला पद प्रधान, ये तो सरल है, ना पहला पद प्रधान ना द्वितीय पद प्रधान, कोई अन्य पद प्रधान हो, जिसमें ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो। कई साथी यहाँ पर तीसरा पद बोल देते हैं, तीसरा पद प्रधान हो। भाई समास में दो ही पद होते हैं, दो ही पद होते हैं, तीसरा पद नहीं होता है। तो केवल दो पद, तीसरे का मतलब आप अन्य ले सकते हो, और अन्य का मतलब कभी तीसरा नहीं होता है। अन्य का मतलब अन्य होता है, तीसरे का मतलब तीसरा होता है। अंतिम जो है वो लिया हमने तत्पुरुष। तत्पुरुष समास छठा भेद है। तो तत्पुरुष समास के लिए क्या करेंगे? ये कारक की विभक्तियों पर आधारित रहते हैं। कारक 8 होते हैं, 8 में से पहले कारक को छोड़ दो, 8वें को छोड़ दो। पहला हो गया कर्ता कारक और 8वां हो गया
संबोधन कारक, बीच में बच गए छह, तो छहों कारकों की विभक्तियां जिसको याद हैं तो वो उन्हीं के आधार पर उसका नाम हो जाएगा। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप है तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, संबंध की है तो संबंध और ये है तो ये, मतलब इस प्रकार से हम देखेंगे कि सभी कारकों की विभक्तियां जिनको कारक आते हैं वो इस समास को आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप हिंदी के विद्वान विद्यार्थियों को, प्रतिभावान विद्यार्थियों को आज की ये छोटी सी ट्रिक, अंतिम वाले 2 मिनट की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आपका बिना समय खर्च किए हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक आपके सामने विषय वस्तु को रख सकूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।